हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री जिंदाबाद चैनल में। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक 11th और 12th दोनों ही क्लासेस का अवेलेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस हैं, चाहे वो क्लास 11th की हो या फिर क्लास 12th की, वो सारी की सारी एक सिंगल पॉडकास्ट में अवेलेबल हैं, वो भी विद इन 40 मिनट्स। इसको ज़रूर जा करके देखिए, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आपको इसको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जा करके सारे के सारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। ऑर्गेनिक के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, जो कि आप छोड़ करके चले जाते हो, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, उनका भी पॉडकास्ट यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी बहुत कम टाइमिंग में। तो इनको विजिट करना बिल्कुल ना भूलिए। आज का अपना टॉपिक है एल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, यानी कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एक पार्ट लूँगा, जिसका मैं आपको यहाँ पर पॉडकास्ट कथा के रूप में पढ़ करके सुनाऊंगा। तो बस आंखें बंद करिए, बुक को बंद करिए, हेडफोन्स को लगाइए और रिवीजन को चालू करते हैं। इसका जो एक पार्ट बचा रह जाएगा, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन वाला, उसको मैं अलग से पार्ट में करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी एक भी चीज़ छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो चलिए आज अपन अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अल्केन्स। और एल्केन्स का जो मेन सोर्स होता है वो होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। लेकिन अपन उसको लैब में कैसे बनाते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से और बाकी चीज़ों से, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे ही अपन अल्कीन्स में या फिर अल्काइंस में डाई हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट्स, कुछ कैटलिस्ट लेते हैं जिनको फाइनली डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, और उससे अपने को अल्केन्स बनते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये मेटल्स जो हैं ये डाई हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को। प्लेटिनम और पैलेडियम जो हैं वो रिएक्शन को रूम टेम्परेचर में ही कैटलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको निकल कैटलिस्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको रिलेटिवली हायर टेम्परेचर और प्रेशर लेना होगा। दूसरा मेथड है अपन एल्केन्स बनाने का, वो है एल्काइल हैलाइड्स से। एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो रिडक्शन करने पे जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अल्केन्स देते हैं। यहाँ पर आप एल्काइल हैलाइड्स में फ्लोराइड्स को यूज़ नहीं कर सकते, उनका एक एक्सेप्शन होता है। अपन एल्काइल हैलाइड से एक दूसरे तरीके से भी एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। जब भी अपन एल्काइल हैलाइड की ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, और मीडियम अपने को ड्राई ईथर का लेना है, यानी कि फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, तो उसमें अपने को हायर एल्केन्स मिलते हैं। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहा जाता है और इसको हायर एल्केन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि अपने को याद रखनी है, वो ये है कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन्स का प्रिपरेशन होता है। तीसरा मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अपन एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना सकते हैं, और उसमें अपने को क्या करना होगा वो देखते हैं। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी सोडियम सॉल्ट्स होते हैं उसको जब आप सोडा लाइम के साथ हीट करोगे, सोडा लाइम क्या होता है, दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्सचर को अपन कहते हैं सोडा लाइम। और जैसे ही अपन सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो अपने को एल्केन्स मिलते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली वो ये है कि इसमें एक कार्बन एटम लेस देन मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। यानी कि आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, अगर आप 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो तो फिर आपको 3 कार्बन का एल्केन देखने को मिलेगा। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर होता क्या है, एक कार्बन आपको कम मिलता है और एक कार्बन कहाँ पे चला जाता है, वो CO2 के फॉर्म में उड़ जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए इसको अपन डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। एक और मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का, और उसको कहते हैं अपन कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आपको सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है आपको, और उसका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। उसकी जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो उसमें आपको अल्केन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली वो ये है कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, और जब वो मिलते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से आप मीथेन को नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम होता है, और एक तो आप सभी जानते हैं कि ये ऑड नंबर है। ये सारी की सारी हो गई अपनी प्रिपरेशन, और अब अपन सीधा चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट और जेई में, वो हैं आपकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अपन अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।
जो अल्केन्स होते हैं जनरली वो तो इनर्ट रहते हैं रिएक्शंस के लिए, ना ही वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही बेसिस के साथ, ना ही ऑक्सीडाइजिंग और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर वो रिएक्शंस कर लेते हैं, और वो सबसे मेन जो रिएक्शंस करते हैं अल्केन्स वो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है एल्केन्स का, उसको अपन हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं और सल्फोनिक एसिड ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हेलोजिनेशन जो है वो हाइयर टेम्परेचर में भी हो सकता है, या फिर डिफ्यूज्ड सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। लोअर एल्केन्स जो होते हैं उनमें नाइट्रेशन या फिर सल्फोनेशन रिएक्शंस देखने को नहीं मिलती हैं। These reactions in which hydrogen atom of alkanes are substituted are known as substitution reactions। यहाँ पर जहाँ पे अपन अल्केन्स का हाइड्रोजन को हटा करके किसी और से सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले अपन ने देखना है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन जो है वो आप कोई भी हेलोजन ले सकते हो और HNU यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो आपका एल्काइल हैलाइड बन जाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है अल्केन्स की वो हेलोजेंस के साथ कुछ इस ऑर्डर में पाई जाती है, और ये ऑर्डर आपको याद रखना है। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन सबसे तेजी से होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, और आयोडीन का सबसे कम, यानी कि फ्लोरीन फिर उससे कम क्लोरीन फिर उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट जो होता है हाइड्रोजन का निकलना भी तो एक रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है ना, कि कैसे रिएक्शन होगी आपकी, कितनी तेजी से रिएक्शन होगी। तो जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑफ एल्केन्स वो ये है कि जिसमें 3 डिग्री कार्बन है उसका हाइड्रोजन ज़्यादा तेजी से निकलेगा, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले का सबसे धीमे से निकलेगा। यहाँ पर जो फ्लोरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है और उसको अपन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहीं पे जो आयोडीनेशन है वो बहुत ही स्लो होती है और वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसका मतलब ये कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अपन को तो प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि HiO3 और HNO3 इसका अपन यूज़ करते हैं, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शंस में लेकर के जाते हैं। जैसे आपने मीथेन का रिएक्शन कराया आयोडीन के साथ, तो आपका बनेगा CH3I + HI। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ये रिवर्स ना हो पाए इसलिए जैसे मान लीजिए अपन ने HiO3 यूज़ किया, तो HiO3 HI के साथ रिएक्शन कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन और वाटर में। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। जो हेलोजिनेशन होता है वो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा है प्रोपेगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होती है होमोलिसिस से। यहाँ पर होमोलिसिस होती है, और होमोलिसिस किसकी होती है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। लाइट और हीट की प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलिसिस होता है। जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, और इसी वजह से ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। जब होमोलिसिस होगा तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। फिर अपना आएगा दूसरा स्टेप जिसको कहते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो अटैक करेगा मीथेन मॉलिक्यूल को, है ना, और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा बाय ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा मीथेन के, और जनरली जो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा वो फॉर्मेशन ऑफ HCl के साथ बनता है। यानी कि देखिए मैथेन है, वहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल आया, उसने मीथेन के घर में फूड डाली, कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड निकाल लिया, एक हाइड्रोजन जो निकला है उसके साथ क्लोरीन ने मिलकर HCl बना लिया और मीथेन का फ्री रेडिकल बन गया। अब जो यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल बना है ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के पास जाएगा। अब मीथेन अपना बदला लेगा, उसने कहा कि क्लोरीन ने मेरा घर तोड़ा है, अब मैं क्लोरीन का घर तोड़ूंगा। तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाता है और वहाँ से एक क्लोरीन को निकालता है और CH3Cl का फॉर्मेशन कर लेता है। अब फिर से एक बार क्लोरीन रेडिकल बन जाता है। ये जो क्लोरीन रेडिकल बनता है ये फिर से जाता है मीथेन का घर तोड़ता है, और इस तरीके से ये एक दूसरे का घर तोड़ते रहते हैं। क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल्स जो हैं वो रिपीटेडली यही काम करते रहते हैं, और इस तरीके से एक चेन बन जाती है रिएक्शंस की। तो जो प्रोपेगेशन स्टेप्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे भी काफ़ी सारे प्रोपेगेशन स्टेप्स हो सकते हैं जो कि पॉसिबल हैं, और वो पॉसिबल हैं तो वो हो भी सकते हैं, और अपने को जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है उसके अलावा भी कई प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो फिर लास्ट में आता है टर्मिनेशन स्टेप। रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। टर्मिनेशन स्टेप में कुछ समय के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है क्योंकि कंजम्पशन हो जाता है रिएक्टेंट्स का, और साइड रिएक्शंस भी कुछ होती हैं, तो उसकी वजह से भी टर्मिनेशन स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए 2 क्लोरीन रेडिकल हैं वो आपस में मिल करके अपना घर बसा लें, 2 मिथाइल रेडिकल हैं वो आपस में मिल करके अपना घर बसा लें, और एक मिथाइल और एक क्लोराइन आयन वो मिल करके अपना घर बसा लें। तो यहाँ पर
जो बनते हैं, है ना, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी वजह से चेन का टर्मिनेशन हो जाता है। और अब ऊपर जो अपन ने मैकेनिज्म देखी, अभी अपन ने जो मैकेनिज्म देखी, वो अपने को समझाता है कि कैसे यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनेशन करते वक्त ईथेन भी बन जाता है। ईथेन कैसे बनेगा? दो मिथाइल रेडिकल्स ने अगर आपस में मिल करके अपना घर बसा लिया तो ईथेन बन जाएगा। तो अपन बनाना क्या चाह रहे थे? अपन तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बना रहे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ ईथेन भी बन जाता है, जो कि एक साइड प्रोडक्ट होता है। जो दूसरी रिएक्शन है अल्केन की, वो है कंबशन। तो एल्केन्स को जैसे ही अपन हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर डाई ऑक्सीजन, तो वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे और बहुत सारी हीट का लिबरेशन करेंगे। यहाँ पर जो बहुत सारी हीट का लिबरेशन होता है, इसकी वजह से एल्केन्स को फ्यूल की तरह भी अपन यूज़ करते हैं। अगर अपन इनकम्प्लीट कंबशन कराएंगे एल्केन्स का, क्योंकि अगर अपन इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर दे देंगे या फिर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ डाई ऑक्सीजन दे देंगे, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा और कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स जैसे कि फिल्टर्स की तरह यूज़ करते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी अपन इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं। फिर एक रिएक्शन है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। तो अल्केन्स का जब अपन रेगुलेटेड सप्लाई देते हैं डाइऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ हाई प्रेशर में, तो कुछ सुटेबल कैटलिस्ट के साथ, यानी कि अपन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने मैथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई और कॉपर को कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया, तो मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। जब अपन मीथेन को O2 के साथ, यानी कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड यानी कि MO2O3, तो मीथेनल का फॉर्मेशन होता है। जब अपन इथेन की रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है CH3COO का होल ट्वाइस Mn, तो अपने को इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऑर्डिनरली अगर बात करें तो एल्केन्स जो है वो ऑक्सीडेशन करवाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो एल्केन्स जिनमें टर्शरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, वो ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बाय पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो कन्वर्ट कर देता है टर्शरी हाइड्रोजन एटम वाले एल्केन्स को इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। चौथी रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। तो जो नॉर्मल एल्केन्स है, जब उनकी अपन हीटिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वो आइसोमराइज हो जाते हैं और ब्रांच्ड चेन एल्केन्स बना लेते हैं। मेजर प्रोडक्ट जो हैं वो अपन बुक्स में देख सकते हैं, और जो माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अपन बताते नहीं हैं। एरोमेटाइजेशन जो है वो एक अगली रिएक्शन है। नॉर्मल एल्केन्स जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हों, ये याद रखना है आपको कि 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स, नॉर्मल एल्केन्स एरोमेटाइजेशन करेंगे, और जब उनको अपन हीट करेंगे 773 केल्विन में, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस में और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड्स आपको लेने पड़ेंगे। आप वेनेडियम ऑक्साइड ले सकते हो, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 ले सकते हो, क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि Cr2O3 यूज़ कर सकते हो, और एल्यूमिना का यूज़ करना है। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और कन्वर्ट हो जाते हैं, एरोमेटाइज हो जाते हैं। तो एरोमेटाइजेशन हो जाती है यहाँ पर और उसके होमोलोगस में। इस रिएक्शन को अपन एरोमेटाइजेशन के साथ ही साथ रीफॉर्मिंग भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अपन ने हेप्टेन यूज़ किया है, तो हेप्टेन से क्या होगा? हेप्टेन का अगर अपन एरोमेटाइजेशन हो करेंगे तो उससे टॉलीन बनेगी, अगर नॉर्मल हेक्सेन का करेंगे तो उससे बेंजीन बनेगी। फिर एक रिएक्शन आती है रिएक्शन विद स्टीम। तो मीथेन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और डाईहाइड्रोजन गैस बनती है। ये मेथड जो है उसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगली रिएक्शन है पायरोलिसिस। जो हायर एल्केन्स हैं उनको जब अपन हीट करते हैं हायर टेम्परेचर में जा करके, तो वो लोअर एल्केन्स में या फिर अल्कीन्स में डिकम्पोज कर जाते हैं। इस तरह की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, इसको अपन कहते हैं क्रैकिंग या फिर पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस जो है एल्केन्स की, उसको माना जाता है कि वो फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू होती है। जो प्रिपरेशन होता है ऑयल गैस का या फिर पेट्रोल गैस का फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, वो इन्वॉल्व करता है प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस को। फॉर एग्जांपल जो डूडेकेन होता है यानी कि C12H26, वो एक कंस्टिट्यूएंट होता है केरोसिन ऑयल का, और जब उसको हीट करते हैं अपन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, तो वो आपको एक मिक्सचर ऑफ हेप्टेन और पेंटीन देता है। तो इस रिएक्शन को अपन कहते हैं पायरोलाइसिस या फिर क्रैकिंग। अगला अपन चलते हैं अब सीधा एल्कीन्स में। तो एल्कीन्स का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो देखेंगे सबसे पहले। तो अल्कीन्स को अपन अल्काइंस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं।
एल्काइंस की जब अपन पार्शियल रिडक्शन करते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल और पार्शियली डीएक्टिवेटेड पॉइजंस, है ना, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पॉइजंस होते हैं। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पॉइजंस की तरह आप सल्फर कंपाउंड्स को या फिर क्यूनोलिन को यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको एल्कीन्स देंगे। यहाँ पर जो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल होते हैं उसको अपन कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं। और एल्कीन्स जो यहाँ पर बनेंगी ना, उनका सिस ज्योमेट्री होगी, सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा। एल्काइंस जो है रिडक्शन में सोडियम के साथ, एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम, यहाँ पर जो एल्काइंस हैं वो जब रिडक्शन करेंगी सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया में तो वो ट्रांस एल्कीन्स बनाएंगी, और इसको अपन बर्च रिडक्शन कहते हैं। क्या? एल्कीन्स को जब अपन रिडक्शन करेंगे सोडियम के साथ इन लिक्विड अमोनिया तो वो ट्रांस एल्कीन्स बनाएंगे, और इसको अपन बर्च रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं। तो अपन एल्काइल हैलाइड्स को जैसे ही हीट करेंगे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अपन पोटैश भी कहते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब एल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो उससे बनता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें एक मॉलिक्यूल हैलोजन एसिड का निकल जाता है। इसमें एक मॉलिक्यूल हैलोजन एसिड का निकल जाता है और उससे अल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को इसी वजह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो एलिमिनेट होता है बीटा कार्बन से। अब आप पूछ सकते हो कि बीटा कार्बन क्या होता है, तो जिस भी कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होगा उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और उसके पड़ोस वाले कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन। तो पड़ोस वाले कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से निकलता है हैलोजन, तो इस वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और ये एग्जाम्पल है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर जो नेचर है हैलोजन एटम का और एल्काइल ग्रुप का वो भी डिटरमाइन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी। ये ऑब्जर्व किया गया है हैलोजेंस के लिए कि जो रेट होता है वो आयोडीन के केस में सबसे ज़्यादा होता है, देन ब्रोमीन के लिए और फिर क्लोरीन के लिए। वहीं पे अगर एल्काइल ग्रुप्स की बात की जाए तो जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सब तेज़ी से रिएक्शन करेंगे, देन सेकेंडरी और फिर देन प्राइमरी। अपन एल्कीन्स को विसिनल डाईहैलाइड्स के थ्रू भी बना सकते हैं। डाईहैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड, वो डाईहैलाइड जिनमें 2 हैलोजन एटम्स अटैच होते हैं 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे। 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स मतलब एक कार्बन है और फिर उसके पड़ोस वाला कार्बन है, तो अगर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स से अटैच हैं हैलोजन तो उसको अपन कहेंगे विसिनल डाईहैलाइड्स। ठीक है, तो विसिनल डाईहैलाइड्स की जब अपन ट्रीटमेंट कराते हैं जिंक मेटल के साथ तो वो एक मॉलिक्यूल ZnH2 का रिलीज कर देता है और उससे एक अल्कीन बन जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन मॉलिक्यूल निकलता है, तो इस रिएक्शन को अपन डीहैलोजिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक विसिनल डाईहैलाइड लिया है और उसकी रिएक्शन कराई है जिंक के साथ, यहाँ पर आपका जो हैलोजन ग्रुप है वो है ब्रोमीन, तो आपका एक अल्कीन बन जाएगा और साथ ही साथ ZnBr2 निकल जाएगा। अगला मेथड है अल्कोहल से। अपन अल्कोहल से भी बना सकते हैं अल्कीन को बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल्स जो हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के, यानी कि जो आपका अल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं अपन और अल्कोहल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्कोहल्स को जब हीट करते हैं अपन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो उसमें अपने को अल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है। चूंकि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है और अल्कोहल मॉलिक्यूल से निकल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इस रिएक्शन को अपन एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है ये सब कुछ। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकल रहा है, और किससे निकल रहा है? अल्कोहल से, तो इस रिएक्शन कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये रिएक्शन भी जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर भी जो OH ग्रुप निकल रहा है वो बीटा कार्बन से निकल रहा है। बीटा कार्बन मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, और बीटा कार्बन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर होता है क्या है, कोई भी आप अल्कोहल ले लो, कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ होता है, हीट करते हैं और आपको अल्कीन मिल जाती है और वाटर रिलीज होता है। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो जो अल्कीन्स हैं वो रिच सोर्स होती हैं लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की। जो अल्कीन्स होता है उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है और वो रिच सोर्स होती हैं लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शंस। इसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शंस दिखाती हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। अब थोड़ा सा समझते हैं क्या ये 2 कार्बन होते हैं अल्कीन्स में, है ना, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जो
एल्कीन्स हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल यानी लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल, और वो आता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है और एडिशन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। कुछ रिएजेंट्स जो हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी ऐड होते हैं। ये स्पेशल कंडीशंस में होता है। इन स्पेशल कंडीशंस में अल्कीन्स जो हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दिखाता है। ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस जो हैं वो रिएक्शंस हैं जो कि एल्कीन्स में बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मतलब जो एल्कीन्स हैं वो ऑक्सीडेशन और ओजोनोलिसिस के लिए प्राइम कंपाउंड होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो एल्कीन्स जो है उसमें एक मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोजन गैस को जब आप ऐड करोगे फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो वो एल्केन्स कहलाता है। इस पॉडकास्ट के सबसे पहली रिएक्शन अपन ने यही देखी थी। फिर एडिशन ऑफ हेलोजेंस अगर देखें तो हेलोजेंस जैसे कि ब्रोमीन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया, वो एल्कीन में ऐड करता है और विसिनल डाईहैलाइड्स बनाता है। याद रखिएगा, विसिनल डाईहैलाइड्स बनाता है, यानी कि एडजेसेंट कार्बन में जाकर के हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है। हालांकि जो आयोडीन है वो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है नॉर्मल कंडीशन में। एक रेडिश ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा ब्रोमीन सॉल्यूशन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। वो डिस्चार्ज होता है जब ब्रोमीन ऐड करता है एक अनसैचुरेशन साइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़े से अपने हेडफोन्स को टाइट करके सुनो। ये रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन एड्स अप टू एन अनसैचुरेशन साइट। जब एल्कीन में आकर के ब्रोमीन जुड़ता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक सॉल्यूशन में अपने को रेड ऑरेंज कलर का ब्रोमीन सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये रिएक्शन अपन यूज़ करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में अपन यूज़ करते हैं Br2 CCl4 के प्रेजेंस में रेडिश ऑरेंज कलर देता है ब्रोमीन। ठीक है, ये जो एडिशन होता है हेलोजेंस का टू एल्कीन्स इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो हेलोजेंस ऐड हो रहे हैं एल्कीन्स में, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। जब भी हेलोजेंस एल्कीन्स में ऐड होते हैं तो वो एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, और इसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन देखते हैं अपन। हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि HCl, HBr, HI ये सब ऐड करते हैं एल्कीन्स में और एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी हाइड्रोजन हैलाइड्स की वो कुछ इस तरह होगी, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और फिर HBr और फिर HCl। लाइक एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसा कि हेलोजेंस का रिएक्शन था उसी तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड्स का भी जो एडिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूँ कि कैसे HBr सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जुड़ता है। एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr अगर अपन सिमेट्रिकल एल्कीन्स के केसेस में देखें तो एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr सिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से होती है। जैसे मान लीजिए ईथीन है, उसमें HBr लगाना है तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका इथिडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, यानी कि CH3CH2Br। लेकिन अगर आपने एडिशन रिएक्शन कर दिया HBr की अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और वो है मार्कोनिकोव रूल। कैसे ऐड होगा बताइए? आप खुद ही सोचिए, HBr प्रोपीन में कैसे ऐड होगा? उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। पहले तो क्या हो, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाए, या फिर दूसरा एक चांस है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाए। तो एक मार्कोनिकोव नाम का रशियन केमिस्ट था जिसने एक जनरलाइजेशन बनाया था, और उसके जनरलाइजेशन से वो इस चीज़ में पहुंचा कि उसने एक रूल ही फ्रेम कर दिया जिसका नाम था मार्कोनिकोव रूल। रूल ये बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है एडिनम का, यानी कि एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो जाकर के उस कार्बन एटम पे अटैच होगा जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। दस अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो है ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। प्रिंसिपल प्रोडक्ट मतलब कि ये भी बनता है और ज़्यादा अमाउंट में बनता है, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी बनता है। यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन तो बनता ही है मेजर प्रोडक्ट की तरह, 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनता है। ठीक है, ये जो जनरलाइजेशन है मार्कोनिकोव रूल का वो अपन मैकेनिज्म के थ्रू देख सकते हैं। तो मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H+ प्रोवाइड करता है रिएक्शन में।
जो कि जाकर के डबल बॉन्ड में अटैच हो जाता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। अब जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है वहीं पर तो जाकर के ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो इस वजह से जो अपना 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब अपन अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अपनी अगली रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकोव से रिलेटेड है, लेकिन वो है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, जिसको अपन पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जब अपन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr को ऐड करवाएंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, जैसे कि प्रोपीन हो गया, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कंट्रेरी टू मार्कोनिकोव रूल होगी, यानी कि एंटी टू मार्कोनिकोव रूल होगी। और ये याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में होती है, ना HCl के केस में होगी, ना HI के केस में होगी। ये ऑब्जर्व किया था MS खराश ने, इसलिए खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं, और ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। इसको अपन देख सकते हैं किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इसका भी मैकेनिज्म होता है जो कि मैं भी आपको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, आप सीधा समझ लो कि HBr के केस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन जो है वो अगली रिएक्शन है। तो जब कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है और एल्कीन्स में ऐड किया जाता है तो रिएक्शन होती है मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बनता है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ वाटर अगली रिएक्शन है। जब अपन कुछ ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उससे अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये भी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ही होता है। अगली रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एल्कीन्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन और ओजोनोलिसिस के लिए ही जानी जाती हैं। तो एल्कीन्स जब रिएक्शन करती हैं कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, है ना, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, जिसको अपन प्यार से बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, तो वो विसिनल ग्लाइकॉल्स बनाती हैं। विसिनल मतलब फिर से वही दो पड़ोसी कार्बन में जाकर के अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पर KMnO4 जो है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, उसका डीकलराइजेशन हो जाता है, एंड दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एल्कीन्स के जब अपन रिएक्शन कराते हैं कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, जिसे अपन बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, तो वो विसिनल ग्लाइकॉल्स बनाता है। यहाँ पर KMnO4 का डीकलराइजेशन हो जाता है और इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट होता है या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, वो ऑक्सीडाइज करता है एल्कीन्स को कीटोन्स में या फिर एसिड में। ये डिपेंड करता है कि एल्कीन का नेचर कैसा है और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। तो ये दूसरा बात हो गया। अब अपन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, जिसे कहते हैं ओजोनोलाइसिस। इसमें कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बोलूँगा, सीधी बात बताता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। डबल बॉन्ड जहाँ दिखे डबल बॉन्ड तोड़ो, O को जोड़ो। अब मैं बताता हूँ कि NCERT में क्या लिखा है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स जो है उसमें एडिशन होता है ओजोन मॉलिक्यूल का टू एल्कीन और बनता है ओजोनाइड। ठीक है, ओजोनाइड बनता है, और फिर क्लीवेज होता है ओजोनाइड का बाय जिंक और वाटर, और उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन डिटेक्टिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स या फिर दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है पता करने के लिए एल्कीन्स में, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि डबल बॉन्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, एल्कीन्स में या फिर दूसरे भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। फिर अपनी लास्ट रिएक्शन आती है एल्कीन्स की, वो है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीथीन जो है अपन सभी जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, हाई टेम्परेचर में बनती है, हाई प्रेशर में बनती है और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनती है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस तरीके से बनते हैं तो उसे अपन कहते हैं पॉलीमर्स, और जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। सिंपल कंपाउंड जो कि पॉलीमर्स को बनाते हैं उसको अपन कहते हैं मोनोमर्स। अब अपन आते हैं इस पॉडकास्ट के आखिरी टॉपिक में जो कि है अल्काइंस। तो सबसे पहले अल्काइंस की प्रिपरेशन देखेंगे। तो जो अल्काइंस की प्रिपरेशन है वो कैल्शियम कार्बाइड से हो रही है सबसे पहले, तो वो देखेंगे। इंडस्ट्रियल स्केल में जो इथाइन होती है उसको कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन CaO को लेंगे, है ना, CaO को लेंगे अपन, जिसको अपन क्विक लाइम कहते हैं। उसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ, तो अपने को CaC2 मिलेगा, जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। अब जो अपना ये CaO था वो कहाँ से आया, अपन हीटिंग करते हैं क्विक लाइम की कोक के साथ,
नहीं, क्विक लाइम को अपन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लाइम स्टोन की हीटिंग के साथ। CaCO3 को अपन लाइम स्टोन कहते हैं, CaCO3 की हीटिंग करते हैं तो अपने को CaO प्लस CO2 मिल जाता है। फिर इस CaO को अपन कहते हैं क्विक लाइम, इसकी अपन कैल्शियम के कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं और अपना बनता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, और फिर जब अपन कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और C2H2 मिलती है, यानी कि इथाइन मिलती है। एक और तरीका है अपन बना सकते हैं इथाइन को, अपन विसिनल डाइहैलाइड से भी इसको बना सकते हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड्स की जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन हैलाइड का यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है और एल्कीनाइल हैलाइड बनाता है, जो कि सोडामाइड के साथ रिएक्शन करने पे एल्काइन देता है। सोडामाइड क्या होता है, NaNH2 को अपन सोडामाइड कहते हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड्स को जब अपन ट्रीटमेंट कराते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, पहले एल्कीन बनती है, और फिर जब वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं एल्कीनाइल हैलाइड में तो सोडामाइड के साथ रिएक्शन करने पर वो एल्काइन देती है। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो एल्काइंस जो है वो एसिडिक नेचर दिखाती हैं और इस वजह से ये एडिशन रिएक्शंस करती हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी करती हैं। जो एसिडिक कैरेक्टर है एल्काइन का वो क्यों होता है वो समझते हैं। जो भी सोडियम मेटल होता है और सोडामाइड होता है यानी कि NaNH2, ये स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। ये इथाइन के साथ रिएक्ट करते हैं और सोडियम एसिटाइलाइड बनाते हैं विथ लिबरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शंस जो हैं ये इथीन और इथेन के केस में नहीं देखी जाती हैं। इस वजह से ये पता चलता है कि जो इथाइन है वो एसिडिक है नेचर में इन कंपैरिजन टू इथीन एंड इथेन। जो एटम्स होते हैं इथाइन में वो अटैच होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। वहीं पर जो इथीन के केस में होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और इथेन के केस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। चूँकि जो s कैरेक्टर है उसका मैक्सिमम परसेंटेज देखने को मिलता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में यानी कि 50%। तो इथाइन मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन होता है उसमें हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इस वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को। जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो कार्बन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, ग्रेटर एक्सटेंट टूवर्ड्स कार्बन इन इथीन और इथेन। अब इथाइन में देखते हैं कि और क्या होता है। हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उसको अपन लिबरेट भी कर सकते हैं प्रोटॉन्स की तरह और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इथीन एंड इथेन। इस वजह से जो हाइड्रोजन है इथाइन का यानी कि जो अटैच होता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ वो एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि अपन हाइड्रोजन को बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आर एसिडिक। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स होते हैं, जो भी हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स में वो एसिडिक होते हैं, बट नॉट ऑल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्काइंस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स जो अटैच होते हैं ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स का वही एसिडिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी हाइड्रोजन एटम्स ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ अटैच होते हैं वो ही एसिडिक होते हैं, ना कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्काइंस। ठीक है, समझ लेना इस बात को। दीज रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय अल्कीन्स। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एल्कीन्स के द्वारा नहीं दिखाई जाती और ना ही अल्केन्स के द्वारा। इसी वजह से इसको डिस्टिंक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्केन्स के बीच में। अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं वो कुछ ट्रेंड दिखाती हैं अपनी एसिडिक बिहेवियर में। जो एल्काइन होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर अल्कीन और फिर अल्केन। ठीक है, अब देखते हैं अपन एडिशन रिएक्शंस को। एल्काइंस जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वजह से वो एड अप करते हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, हेलोजन के हो सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के हो सकते हैं, एटसेट्रा। यहाँ पर जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो कुछ स्टेप्स के थ्रू बनता है ना। वो विनाइलिक कैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू बनता है और जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है कि विनाइलिक कैटायन जो है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू अनसिमेट्रिकल एल्काइंस, अनसिमेट्रिकल एल्काइंस के एडिशन से जो अनसिमेट्रिकल एल्काइंस होता है उसमें जो एडिशन होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होता है। मेजॉरिटी ऑफ जो रिएक्शंस होती हैं एल्काइंस की वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का ही एग्जांपल होती हैं। कुछ एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहला हो गया एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो जब डाइहाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो पहले वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा और फिर अल्केन में, और ये रिएक्शंस जो होंगी वो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में होंगी। फिर एडिशन ऑफ हेलोजेंस देखेंगे तो एडिशन ऑफ हेलोजेंस जो है वो भी कुछ उसी तरीके से होता है।
और यहाँ पर रेडिश ऑरेंज कलर जो है सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड वो डीकलराइज हो जाएगा। अगर आप ब्रोमीन को ऐड कर रहे हो हेलोजेंस में, अगर बात करें ब्रोमीन की, तो जो रेडिश ऑरेंज कलर है सॉल्यूशन का ब्रोमीन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड वो डीकलराइज हो जाएगा। और इसको अपन यूज़ करते हैं फॉर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन कैसे होता है वो भी देखते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, चाहे वो आप HCl ले लो, HBr ले लो या चाय ले लो, वो अल्काइंस में ऐड होते हैं और जेम डाइहैलाइड्स बनाते हैं। यहाँ पर नई बात आई, जेम डाइहैलाइड्स। तो जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन में 2 हैलोजन लग गए हैं या फिर कोई भी 2 एटम्स लग गए हैं सिमिलर, तो उसे अपन कहेंगे जेम डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन में 2 क्लोरीन लगे हैं तो जेम डाइक्लोराइड कहलाएगा वो। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन हैलाइड्स के ऐड करते हैं अल्काइंस में तो वो जेम डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। एल्केन्स और एल्कीन्स की तरह जो एल्काइंस हैं वो भी इमिसिबल होती हैं वाटर में और रिएक्ट नहीं करती हैं। हालांकि एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो एल्काइन में ऐड कर जाता है जब अपन उसको वार्म करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इससे कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपका पहले तो अल्कोहल बनता है और फिर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की वजह से, क्योंकि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की वजह से अल्कोहल से वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरी एक रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की, और उसमें सबसे पहला है लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन जो है वो सुटेबल कंडीशंस अगर होंगी तो लीनियर पॉलीमराइजेशन जो है इथाइन का वो होता है और उससे पॉली एसिटाइलिन या फिर पॉली इथाइन बन जाता है। ये सुटेबल कंडीशंस होती हैं नॉर्मल कंडीशंस। जब स्पेशल कंडीशंस होती हैं तो ये पॉलीमर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जो थिन फिल्म होती है पॉली एसिटाइलिन की उसको अपन बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइन जो है जब अपन उसको पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से, वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइन को जब अपन पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से 873 केल्विन में तो वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करता है। 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉलीमराइज करते हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट रूट, ये जो है बेस्ट रूट है जिससे अपन एंटर कर सकते हैं एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन 3 मॉलिक्यूल लोगे, है ना, इथाइन के आप 3 मॉलिक्यूल्स ले लो और वो मतलब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में होता है, 873 केल्विन का टेम्परेचर होता है और बनता है आपका बेंजीन। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड था बेंजीन बनाने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। तो इसको मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको शेयर करनी चाहिए। रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि आप प्लीज़ NCERT पढ़ने के बाद ही इसको सुने, क्योंकि आप अगर NCERT एक भी बार रीडिंग करके नहीं आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करना बनता है, शेयर करना अच्छी बात है और अच्छी चीज़ों को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कर ही लोगे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ कंटेंट पे विज़िट करो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। थैंक यू, टाटा।